बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मोटरवे पुलिस में जो जॉब्स आई हुई हैं और 13-14 तारीख को जो टेस्ट होगा यूडीसी का, तो मेरे से को पास्ट पेपर्स कर लेते हैं। तो उनमें से भी 5-6 एमसीक्यूज़ लाजमी आएंगे जो पास्ट पेपर गुजर गया है, उन्होंने पहले कंडक्ट किया था। तो उनका जो सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है ना, वो यही था, द होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म्ड हज इन। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब हज अदा किया? 10 हिजरी को। ठीक है, आखिरी आखिरी और पहला हज 10 हिजरी को ही हुआ, और उस हज का नाम क्या था? खुतबा हुज्जतुल विदा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हज के दौरान जो खुतबा दिया, उस खुतबे का नाम था खुतबा हुज्जतुल विदा, और इस हज का नाम भी खुतबा हुज्जतुल विदा है। अब थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। इस एमसीक्यू से रिलेटेड जो आगे पीछे से ऊपर नीचे से एमसीक्यूज़ बन देते हैं, ठीक है, बनते हैं, वो भी लाजमी वो दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 10 हिजरी वाला ही आए। तो द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म्ड ओनली वन हज इन लाइफ टाइम। ठीक है, इन लाइफ, पूरी लाइफ में आप वसल्लम ने सिर्फ एक हज किया और 4 उम्रे किए, ये भी याद रखना, 4 उम्रे। द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म्ड हज ऑन 10 हिजरी। इट वाज मोहम्मद सल्लम फर्स्ट एंड लास्ट हज। दिस हज ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लम इज़ नोन एज द हुज्जतुल विदा। ठीक है, और एडिशनल में देख सकते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लम परफॉर्म्ड 4 उम्रा। द अगला है जी, द फर्स्ट उम्रा प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेड आफ्टर द माइग्रेशन टू मदीना। अब जो पहला उम्रा किया था ना, पहला उम्रा वो हिजरत के बाद किया था। ठीक है, मदीना में जो हिजरत की थी उसके बाद 7 हिजरी जब यानी कि 7 साल गुजर गए थे, उसके बाद आप वसल्लम ने पहला उम्रा किया। जी अगला एमसीक्यू है, व्हाट वाज द इलेक्शन सैम्पल ऑफ फातिमा जिन्ना इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1965। जब फातिमा जिन्ना जो कि कायद अज़म की छोटी बहन हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़ा एज अ प्रेसिडेंटल 1965 में, तो उस वक्त इलेक्शन के दौरान उनका सैम्बल क्या था? ठीक है, इलेक्शन सैम्बल होते हैं ना, जिस तरह शेर और बल्ला, गेंद, क्रेन वगैरह, ये सैम्बल्स हैं, तो उनका सैम्बल था लालटेन। ठीक है, फातिमा जिन्ना का जो सैम्बल था लालटेन था। और इन्होंने यहाँ पर वजाहत में पढ़ लेते हैं, तो यहाँ पर वजाहत में लिखा हुआ है कि इन पाकिस्तान द सेकंड प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वाज हेल्ड ऑन 1965, 2 जनवरी 1965 ये दूसरा इलेक्शन लड़ा गया था, सदारती इलेक्शन जिसे कहते हैं, 1965 में लड़ा गया। फातिमा जिन्ना ने लड़ा था किसके ख़िलाफ़? 3 और लोग थे, उनमें एक अयूब खान भी था जिनके खिलाफ लड़ा था, और 2 और थे आज़ाद उम्मीदवार, उनकी इलेक्शन पार्टी नहीं थी। ठीक है, वो पार्टी नहीं थी। अब यहाँ पर देखें, जो अयूब खान है ना जी, अयूब खान, इनके ख़िलाफ़ लड़ा गया और वो हार गए थे। जी अब यहाँ पर देखें जी, इनके जो सैम्पल थे और पार्टी का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, ये भी एमसीक्यूज़ में आ जाता है कि फातिमा जिन्ना की प्रेसिडेंटल पार्टी क्या थी? वो क्या थी? वो थी कंबाइंड ओपोजिशन पार्टीज़, ये फातिमा जिन्ना की थी। और अयूब खान की क्या थी? कन्वेंशन मुस्लिम लीग अयूब खान की पार्टी थी, और उसकी क्या थी? सीओपी, यानी कि कंबाइंड ओपोजिशन पार्टीज़। अब जो अयूब खान है, उनका इलेक्शन सैम्बल रोज़ था, और इनका इलेक्शन सैम्बल लालटेन है। अब कोई भी एमसीक्यूज़ आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जो पिछली दफ़ा आया है वही आ जाए, तो उसमें से ही निकालते हैं, ये एमसीक्यूज़ में से दूसरा एमसीक्यूज़ निकलता है। अब यहाँ पर जो इलेक्शन वोट हुए ना अयूब खान के, वो 49,951 थे, 49,951 उनके वोट थे, और ये जीत गए थे। और फातिमा जिन्ना के कितने थे जी? 28,691, और ये इलेक्शन लड़ने के 2 साल बाद फोत हो गई थी। अब इनकी परसेंटेज 62.43% बनती है, उनकी 35.86% बनती है वोटिंग की। अब फातिमा जिन्ना यंगर सिस्टर ऑफ कायद अज़म, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। अब जो फातिमा जिन्ना के बारे में जो डिटेल है ना, वो भी आपको आनी चाहिए, जो कि यहाँ पर मेंशन है। अब फातिमा जिन्ना कब पैदा हुई जी? 30 जुलाई 1893 में पैदा हुई। और फातिमा जिन्ना इज़ रेफर्ड एज मादर मिल्लत, उनको मादर मिल्लत का लक़ब भी हासिल था, जिसको मदर ऑफ नेशन कहते हैं। अब उसके बाद इनकी डेथ कब हुई? 9 जुलाई 1967 को इनकी डेथ हो गई। फातिमा जिन्ना डेड एट द एज ऑफ 71 ईयर। ठीक है, हो गया, 71 साल की उम्र में फोत हो गई। अब फातिमा जिन्ना कराची में मर गई। फातिमा जिन्ना प्रोफेशन डेंटल सर्जन। अब कितने एमसीक्यूज़ बन रहे हैं देखें, एक एमसीक्यूज़ है, उसकी थोड़ी सी हमने डिटेल ओपन की है, तो यहाँ से तकरीबन 10 एमसीक्यूज़ बन गए। डेंटल सर्जन थी, कराची में फ़ोत हो गई 71 साल की उम्र में, 1967 में फ़ोत हो गई। ठीक है, इस तरह के एमसीक्यूज़ आते हैं। अब विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ हंगरे?
हंगरी का नेशनल फ्लावर क्या था जी? अब आपको आना चाहिए, मैं टू द पॉइंट बात करूँगा, जो एमसीक्यूज ठीक है उसको लेके चलूँगा, ठीक है, जो गलत है उसको नहीं लूँगा। अब यहाँ पर देखें जी, जो उनका फ्लावर था, नेशनल फ्लावर, वो क्या था? टुलिप। टुलिप था भाई, टुलिप। अब अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हंगरी के बारे में। अब यहाँ पर देखिए, हंगरी कैपिटल क्या है? बुदापेस्ट। बुदापेस्ट इसका कैपिटल है। करेंसी फ्रेंट है, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज हंगरियान है, हंगरियान। और ये यूरोप में यानी कि यूरोप कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है हंगरी। आज आज जो हंगरी प्राइमरी रिलीजन है वो क्रिश्चियनिटी है। वहाँ का जो रिलीजन है वो क्रिश्चियनिटी है। अच्छा, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंटल नहीं है, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर देखें, हंगरी पार्लियामेंट कार्ड, जिसको हम नेशनल असेंबली ही कहते हैं। अच्छा, एम्बी वैलेंट मीन्स, एम्बी वैलेंट का मतलब क्या होता है? एम्बी वैलेंट का मतलब होता है दोगला, ठीक है। और दोगला अनसर्टेन को कहते हैं, अनसर्टेन, गैर यकीनी, जिसके ऊपर कोई यकीन ना हो। अब ट्रूथफुल सच्चाई वाला होता है, टीस्टफुल और कॉन्फिडेंट एतबार वाला। अब यहाँ पर जो अनसर्टेन है, जिस पर कोई एतबार नहीं होता, कोई यकीन नहीं होता, वो होता है दोगला। अब एम्बीवेलेंट का मतलब अनसर्टेन हो गया। उसके बाद अब बास्केट केस मीन्स, बास्केट केस मीन्स, इसका जो ऑप्शन है डी है ना जी, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। वन मेड, ठीक है, वन मेड पावरलेस और इनइफेक्टिव, यानी कि ये जो बास्केट केस होती है ना, ये इनइफेक्टिव होती है, असर नहीं डालती, एज बाय नर्वस पैनिक या स्ट्रेस। अब यहाँ पर इसका तर्जमा भी पढ़ सकते हैं। बास्केट केस का मतलब है कि जिसको आसाब, घबराहट या तनाव से बेअख्तियार या बेअसर बनाया गया हो। अच्छा, द साउंड ऑफ बर्ड्स, साउंड ऑफ बर्ड्स किसे कहते हैं? अब हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और यानी कि सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि ट्विटर के लोगों पर कौन सा बर्ड है, और इसके साथ साथ वो बर्ड का ही एक किस्म का लोगो है। तो ट्विटर हम यूज़ करेंगे साउंड ऑफ बर्ड्स, क्योंकि वहाँ पर ट्वीट होती है एज अ साउंड ऑफ बर्ड्स। अब यहाँ पर देखिए, सवाल की वजाहत हम देख सकते हैं, यहाँ पर लिखी हुई है कि ट्विटर इज़ ऑफन यूज टू डिस्क्राइब द साउंड ऑफ बर्ड्स बिकॉज इट मेमिक्स द शॉर्ट हाई पिचिड, उसके बाद चार्पिंग द ट्वीटिंग साउंड्स दैट बर्ड्स मेक। ओके, अब ट्विटर हैज़ बिकेम एसोसिएटेड विद द बर्ड साउंड ड्यू टू इट्स रिसेंबल द रैपिड ऑफन। ओके, अब इस ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे बस। आगे देखें, व्हाट इज़ द वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द फेयर ऑफ डॉग्स? जो फेयर ऑफ डॉग्स है, इसका क्या है, क्या मतलब है इसका? अब यहाँ पर देखें, साइनोफोबिया, ये मेडिकली जो लोग होते हैं ना मेडिकल फील्ड में, उसको जानते हैं। अब जो साइनोफोबिया बीमारी का नाम है फेयर ऑफ डॉग्स, इसको हम के नाम से मशहूर है। अब यहाँ पर साइनोफोबिया डिराइव्ड ग्रीक वर्ड कायोन, ठीक है, ये एमसीक्यूज आ सकता है, जिसका मतलब क्या है? डॉग। और फाइबोस का मतलब होता है फेयर। Therefore, cynophobia specially refers to the fear of dogs. अच्छा, this term is commonly used in medical and psychological context to describe the specific phobia. The longest river in Europe is, सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? ये जनरली सबको पता होना चाहिए कि आपको वोल्गा रिवर जो है, जो कि रशिया से निकलता है और मेरे ख्याल में यूरोप में जाके ख़त्म होता है, वोल्गा रिवर। अब वोल्गा रिवर बड़ा दरिया है और जो रशिया से निकलता है। यहाँ पर दोबारा भी देख सकते हैं कि लॉन्गेस्ट यूरोपन रिवर, ये आप कह सकते हैं, फ्लोइंग थ्रू सेंट्रल रशिया एंड इनटू द कास्पियन सी, यानी कि कास्पियन सी में जाके मिलता है और ये रशिया के दरमियान से निकलता है। इसकी लेंथ एमसीक्यूज़ के तौर पर आ चुकी हैं काफ़ी दफ़ा, 3531 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और अगर आप मील में बात करें तो 2194 मील है। इट इज़ वाइडली रिगार्डेड एज द नेशनल रिवर ऑफ रशिया, कौमी रिवर भी हम इसको कहते हैं रशिया का। अच्छा, सम ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्वर्स इन द वर्ल्ड एट लोकेटेड अलोंग द वोल्गा रिवर्स। अगर हम बहुत बड़े दरियाओं की बात करें तो वोल्गा रिवर भी उनमें से एक है। अच्छा, उसके बाद है बोस्फोरस स्टेट कनेक्ट्स टू द ब्लैक सी विद। अब जो बोस्फोरस एक स्टेट है, ये ब्लैक सी को किसके साथ जोड़ती है? ये
मरमारा सी के साथ जोड़ती है। द बोस्फोरस स्ट्रेट कनेक्ट्स द ब्लैक सी टू द सी ऑफ मारमारा, और इट इज़ नोन एज द इस्तंबुल स्ट्रेट, और इसको हम इस्तंबुल स्ट्रेट भी कहते हैं, जो कि तुर्की में लोकेट है। अच्छा, यहाँ पर देखें जी, द टेम्पल ऑफ हीवन, द टेम्पल ऑफ हीवन अ रिलीजियस बिल्डिंग, ठीक है, इज़ लोकेटेड इन द टेम्पल ऑफ हीवन, एक मजहबी इमारत है, और ये कहाँ पर वाक़ है आपको पता होना चाहिए, बीजिंग में वाक़ है, और इसकी शक्ल भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। बीजिंग में वाक़ है और इसकी शक्ल इस तरह की है, जहाँ पर टूरिस्ट के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है और लोग वहाँ पर जाते हैं। बीजिंग में ये लोकेट है, और आपको ये बता दूँ इसका नाम क्या है, टेम्पल ऑफ हीवन, टेम्पल ऑफ हीवन, ठीक हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे, आप लोग लाजमी तैयार करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, ठीक है। और भी इस तरह के काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ मैंने अपलोड कर किए हैं अपने चैनल पर, वहाँ जाकर विज़िट करें, ठीक है। और इसके साथ साथ लास्ट वीडियो में मैंने ये भी बताया कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि NH में आएंगे, ठीक है, आप लोग उसको भी तैयार करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।